हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 2.3 और इसमें हम लोग गति के समीकरण और उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। देखिए, जब वस्तु में एक समान त्वरण होता है और एक समान त्वरण से उसका वेग बढ़ता है तो उसके प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसके त्वरण और उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन में संबंध होता है। इन संबंधों को ही हम गति के समीकरण कहते हैं। और बेसिकली गति के 3 समीकरण हैं, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू इनको पढ़ते हैं। पहले गति के समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होना शुरू करती है। त्वरित होना मतलब उसका वेग बढ़ना शुरू होता है। तो उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में u दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, a दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t दिया हुआ है 4 सेकंड और अंतिम वेग यानी v आपसे पूछा गया। तो आप देखेंगे कि जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, गति के समीकरण हैं, सभी में 4 चर होंगे, उसमें से कोई भी 3 चर दिए होंगे और चौथा आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जो चर आपसे पूछा गया है वो है v और दिए गए हैं u, a और t। तो आपको करना क्या है कि u, a और t का मान पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है, जो कि यहाँ पर कितना आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि गति के दूसरे समीकरण से बनेगा। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है और तब तक 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है जब तक उसका वेग बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड न हो जाए। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, त्वरण a दिया हुआ है, अंतिम वेग v दिया हुआ है और तय की गई दूरी s आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, इसलिए क्वेश्चन में दूरी भी रह सकती है, विस्थापन भी हो सकता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ भी हो, कुछ फॉर्मूला जो है वो सेम लगेगा। तो यहां पर हम लोग गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे, जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि इसमें तीनों इन्वॉल्व हैं और जो पूछा गया है s वो भी इन्वॉल्व है, u, v, a और s। जो अवेलेबल है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो पता नहीं है वो सॉल्व करके निकल जाएगा। तो v कितना है 30, u कितना है 10 और a कितना है 5 और s आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करके s कितना आएगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा s इज इक्वल टू 800/10 यानी 80 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आप दोनों क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको दोनों क्वेश्चंस एक ही तरह के लगे बट एक्चुअली डिफरेंट हैं। तो आई होप आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 4 सेकंड तक चलने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको u दिया गया है, a दिया गया है और कितने समय तक चलती है यानी कि t दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला या गति का समीकरण यूज करेंगे वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का तीसरा समीकरण है। वैल्यूज पुट कीजिए, तो पुट करने पर कुछ ऐसा होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब 4 × 4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 × 4 × 2 भी 40 यानी कि 80। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी, तीनों एक ही केस है, एक ही केस है और एक ही केस का तीनों क्वेश्चन में आपको अलग अलग डेटा दिया गया है और अलग चीजें पूछी गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में दूरी पूछी गई थी और दोनों में आंसर 80 है। डिफरेंस किस चीज में है, दिए गए जो डेटा हैं उसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको u, v और a दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में t दिया गया है, v आपको पता नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर कार 10 सेकंड तक चलती है तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर 10 सेकंड में तय की गई दूरी होता तब तो हम लोग h = ut + ½ at² यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर 10वां सेकंड कहा गया है। कहने का मतलब वस्तु 10 सेकंड तक चलती है, 1 सेकंड में इतना दूर, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में इतना, चौथे में इतना, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां और 10वां। तो 10वें सेकंड में वो कितनी दूरी तक चलती है, ये दूरी पूछी गई है। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? एक लॉन्ग तरीका, बेसिक तरीका ये है कि आप 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें, ये पूरे 10 सेकंड में तय की गई दूरी है, और उसमें से माइनस कर लें 9 सेकंड में तय की गई दूरी, तो इससे निकल जाएगा लास्ट के 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। या एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी इज इक्वल टू u + a/2 इंटू 2n-1। अगर nवें सेकंड में तय की गई दूरी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा u + a/2 इंटू 2n-1, राइट। तो वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ n कितना है, 10वां सेकंड, इसलिए n 10 होगा। बाकी चीज़ें आपको पता है, त्वरण 5 है, तो सॉल्व करके आ जाता है 57.5 मीटर। और इन गति के समीकरणों का यूज मुक्त रूप से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती हुई या ऊपर जाती हुई वस्तु से रिलेटेड कैलकुलेशंस में भी होता है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ऊपर जाती हुई वस्तु के लिए आपको त्वरण नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग घटता है, और नीचे आती वस्तु का वेग धीरे धीरे बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ते जाता है। इसलिए आपको त्वरण नीचे आती वस्तु के लिए पॉजिटिव लेना है। और कोई भी वस्तु, चाहे उसका अपना द्रव्यमान कितना भी हो, जब वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है या ऊपर जाती है तो उसका त्वरण या मंदन, नेगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक है, वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभार कैलकुलेशन में सुविधा के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला में जब वस्तु ऊपर जा रही है तो ये हो गया उसकी ऊंचाई, ये हो गई उसकी ऊंचाई, इसको h से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन जब वस्तु नीचे गिर रही हो तो ये उसके द्वारा तय की गई दूरी है। ऊंचाई तो इसको बोलेंगे क्योंकि ऊंचाई आप जमीन से मापते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मैंने x से डिनोट किया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है किसी पेड़ से एक फल को गिरने में 2 सेकंड का समय लगता है, जमीन से टकराते समय फल का वेग क्या होगा। तो गति के समीकरण का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखना होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा गया है। यहां पर कौन सी चीजें दी गई हैं। तो एक पेड़ है, शुरू में क्या होगा, पेड़ में लटका हुआ होगा, तो उसका वेग उस टाइम कितना होगा, 0। और फिर उसके डाली के टूटने से वो फिर गिरने लगेगा। तो आरंभिक वेग यानी शुरू में जो वेग है वो कितना होगा, 0 होगा। ये ऑलरेडी पता है, अंडरस्टूड है। गिरने में टाइम कितना लग रहा है, t = 2 सेकेंड, ये दिया गया है आपको। और g पता होता है कि g 9.8 ही होता है। और पूछा क्या गया है, पूछा आपसे गया है v। तो कौन सा समीकरण आप यहां पे लगा सकते हैं, आप यहां पे लगा सकते हैं v = u माइनस, सॉरी प्लस होगा क्योंकि गिर रहा है, u + gt। तो 19.6 इज द आंसर। आप कैसे जानेंगे कहां पर g 9.8 यूज करना है, कहां पर 10 यूज करना है। तो जहां पर 4, 9 या फिर 1, 9, 6 या फिर 9, 8 इस तरह के डिजिट्स अगर दिखाई पड़े आपको तो फिर g का मान 9.8 यूज करना है। और कंप्लीट फिगर्स दिखाई पड़े आपको, होल नंबर्स दिखाई पड़े तो हो सकता है कि वहां पर 10 का यूज करना। तो आपको ऑप्शंस देख के आप जज कर सकते हैं 9.8 यूज करना है या 10। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ आप केस करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर 9.8 यूज करना है ऑप्शंस को देखकर। तो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग।
जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अंदाज़ा परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमीन से फेंके जाने पर कोई पत्थर 59.6 मीटर की ऊंचाई तय करता है और इसमें समय 2 सेकंड लगता हो तो वापस नीचे आने में समय कितना लगेगा ये ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा ताकि ये और ज़्यादा इजी हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को आप विदाउट कैलकुलेशन बना लें। तो इसके लिए करेंगे क्या कि मान लीजिए एक गेंद है या कोई भी वस्तु है, पत्थर है, इसको ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। वो पूरी ऊंचाई तक जाने में उसको t1 समय लगता है और फाइनली वो ऊपर जाके उसका वेग 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस इसलिए क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है और इसका त्वरण नेगेटिव है। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू जी t1। t1 क्या है, ऊपर जाने में लगा समय है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग पुट करें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh और v यानी अंतिम वेग 0 है। तो इसको सॉल्व करके क्या मिल जाता है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और u का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए जो कि है gt1 और उसका स्क्वायर करके हो जाएगा g स्क्वायर t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ g स्क्वायर है, इधर g है तो एक g कैंसिल हो जाएगा और h इज इक्वल टू हो जाएगा t1 स्क्वायर g/2। लेकिन वस्तु या जो भी पत्थर है उसको ऊपर फेंकेंगे तो क्या वो ऊपर ही लटका हुआ रह जाएगा, ऑफ कोर्स नीचे आएगा। तो इसको, इस जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ऊपर जाना और एक नीचे आना। तो हमने उसको यू वेग से फेंका और ऊपर जाकर वो रुक गया, ये एक हाफ वे जर्नी हुई। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ कि वापस से वो नीचे गिरना शुरू करेगा और शुरुआत कितने वेग से करेगा, 0 से करेगा क्योंकि ऊपर जाकर के स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो ऊपर चला गया है, नीचे आने के लिए उसे दूरी कितनी तय करनी है, तो जितनी दूरी वो ऊपर गया, जितनी ऊंचाई पे गया उतना ही उसको नीचे आने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो ऊपर जाने के लिए वो h दूरी गया था, राइट। तो गिरती हुई वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू, मान लेते हैं कि गिरने में t2 टाइम लगेगा, तो टाइम कितना हो गया t2, इस हिसाब से u t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। तो चूंकि गिरना वो किस वेग से शुरू कर रहा है, 0 से, तो आरंभिक वेग 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। बचा क्या, h इज इक्वल टू जी t2 स्क्वायर बाय 2 और ये तो वही h है, वही ऊंचाई है जो वस्तु ने ऊपर जाते समय प्राप्त की थी, तो उसका वैल्यू पिछले वाले केस से t1 स्क्वायर जी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर t1 क्या है, ऊपर जाने में लगा समय है, तो जी कैंसिल, 2 कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर भी एक तरह से कैंसिल ही समझिए, t1 इज इक्वल टू t2। इससे क्या पता चलता है कि वस्तु को ऊपर जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त नीचे आने में लगता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2 सेकंड ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी 2 सेकंड ही लगेगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इस मॉड्यूल में इतना ही, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, सॉल्व द एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल योरसेल्फ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे उसको आप डिस्कशन वाले वीडियो से देख लीजिएगा। तो सी यू इन नेक्स्ट मॉड्यूल।